मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और उसका सेकंड पार्ट जो फंक्शंस है उसको मैं शुरू करने वाला हूं और फंक्शंस का सेकंड पार्ट और ये पार्ट मैंने लिख रखा है कि 11th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि जो शुरू का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जितना भी पैटर्न रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 11th में है वो सब 12th के विद्यार्थियों को उनकी बुक में भी है और पढ़ाया भी जाता है आवश्यक रूप से, क्योंकि बिना इसके वो 12th के टॉपिक्स समझ में नहीं आने वाले हैं। तो जो भी क्लास 12th के विद्यार्थी अगर इसे देख रहे हों तो उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और उनको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत करेंगे हम। पिछले पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था फंक्शंस के, और फंक्शंस के क्वेश्चंस को मैं आगे सॉल्व करने वाला हूं और आपकी बुक से ही, डॉक्टर हर्षोद शर्मा की बुक से मैं आपके क्वेश्चंस 1 बाय 1 यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। आप ध्यान दें, एक्सरसाइज 2C है डॉक्टर हर्षोद शर्मा की बुक का, पेज संख्या 68 और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँगा और 11 में यहाँ पे दो पार्ट हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट है fx = x² और ब्रैकेट में है 1 + 1/x²। तो f cot थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा गया है fx = x² और यहाँ पे है 1 + 1/x²। तो हमको चाहिए f cot थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका मतलब f cot थीटा का मतलब ये हो गया कि x के जगह पे cot थीटा रिप्लेस करना है हमको बस। आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में एक प्रकार से x बराबर cot थीटा रखने पर, आप x बराबर cot थीटा रखें, इम्प्लाइज दैट f cot थीटा = x² की जगह पे हो जाएगा cot² थीटा, cot² थीटा और 1 + 1/x² का मतलब 1/cot² थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा cot² थीटा और ये हो जाएगा 1 + cot को अगर अंश में ले जाएंगे तो tan हो जाएगा, यानी कि 1 + tan² थीटा हो जाएगा। और ये cot² थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin² थीटा बटे cos² थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी, cot का मतलब होता है cos² थीटा बटे sin² थीटा और 1 + tan² थीटा। विद्यार्थी क्लास 10th से ही टेक्नोमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो 1 + tan² थीटा का मतलब होता है sec² थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं cos² थीटा × sec² थीटा 1 हो जाता है। कुल मिला के यहाँ पे केवल बचा 1/sin² थीटा और 1/sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा लिख सकते हैं, cosec² थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे यहाँ पे। तो बेहद आसान से प्रश्न है, बिल्कुल कुछ इसमें बिल्कुल सोचने विचारने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसका सेकंड पार्ट जो है 11th का सेकंड पार्ट, fx की वैल्यू दी गई है तो fx + f1/x, fx तो है ही, f1/x निकालने के जैसे अगर यहाँ पे fx की वैल्यू दी जाए तो f1/x का मान निकालना हो तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/x हम लोग रिप्लेस करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
कहा गया है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। एक फंक्शन दिया गया है, T का फंक्शन C के पदों में दिया गया है, TC = 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। T0 का मान निकालना है, T0 का मतलब C = 0 रखना है। T28 का मान यानी कि C के जगह पे 28 सब्स्टिट्यूट करना है। तो विद्यार्थी इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शंस दिए गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिए गए हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे फंक्शन को लिखा गया है। इसके 6 पार्ट मुझे दिख रहे हैं और एक फॉर्म इसका जो है कि रोस्टर फॉर्म में नहीं है, वो है चौथा, f = xy such that x belongs I और y = x²। फिलहाल ऐसे सब सवाल आपको बताए जा चुके हैं, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें बताना है फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन के लिए मैंने आपको बताया है कि यदि कोई दिया गया फलन f है तो f के क्रमित युग्मों में सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को दिए गए फलन का डोमेन कहते हैं। और इसका जो रेंज होता है f के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को हम लोग इसका रेंज कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब एक अलजेब्रिक फंक्शंस दिए गए हैं और उनके डोमेन और रेंज पूछे गए हैं। थोड़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पर विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छा समझाने में, क्योंकि आपकी इन बुक्स में न तो एनसीईआरटी में न तो इनसाइड बुक्स में ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस कम होते हैं तो विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम जो है कि आप लोगों के लिए एक बुक और लिखें। अभी एक बुक पे काम चल रहा है, उसके सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है वो। ये इंटरमीडिएट से लेके एनडीए डिफेंस तक के, एनडीए एयरफोर्स नेवी तक के विद्यार्थियों के लिए और आईआईटी जेईई मेन के विद्यार्थियों के लिए भी सपोर्टेबल होगी वो बुक। वो बुक उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर हम प्रयास करेंगे कि मार्केट में आ जाए। और इसके बाद मेरा टारगेट है एनडीए की बुक एक लिखने का, और उसके बाद हमारे टारगेट हैं कि हम आपकी बुक्स इंटरमीडिएट पैटर्न के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट परफेक्ट बुक आपकी कंप्लीट करें। हाँ, मैंने सोच रखा है तो काम तो होगा ही, बस समय की पाबंदता होती है हमारे पास कि समय मैं नहीं बता सकता हूँ कि समय आपको कब मिलेगा, कब आपके हाथों में बुक आएगी। लेकिन अभी जो मैथमेटिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस बुक का लगभग नाम होगा। अभी हमने फ़िलहाल बुक के नाम के बारे में डिस्कशन नहीं किया है अपने सीनियर्स से और सहयोगियों से, लेकिन फ़िलहाल ऐसी बुक होगी जिसमें से कि मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, जैसे ये बेसिक थ्योरी आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे, और कई बार क्लास की प्रतिबद्धताओं की वजह से, चूँकि टाइम बाउंडेड होता है हमारे पास, चाहे हम क्लास में हों और चाहे यहाँ पे आपको वीडियो दे रहे हों, हर जगह टाइम की लिमिटेशंस होती हैं हमारे सामने। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, जो वास्तव में करना चाहिए आपके अच्छे नॉलेज के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, गणित के अच्छे सीखने के लिए। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए जो बुक आपके सामने आएगी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स करके, वो बुक आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करने वाली बुक होगी। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया गया है। फ़िलहाल वो बुक मार्केट में आएगी तो आप सबको सूचना भी दी जाएगी। अभी तो मैंने संभावना बताई है कि लगभग 2 महीने में आपके समक्ष पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल तब का तब देखेंगे और आपके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस कम है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उन्हीं में ही संतोष करना पड़ेगा हमको। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। हाँ, एक और बात करेंगे यहाँ पर, जब कोई अलजेब्रिक फंक्शंस दिए जाएं, उनके डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने हो, तो वहाँ पर डोमेन और रेंज के समझने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है सेट के अलावा।
जैसे सेट के फॉर्म में अगर फंक्शंस दिए गए हैं तब तो आपको बताया गया अभी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन हो जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स इसके रेंज हो जाते हैं, और अगर सब ए से बी में ये दिया गया फलन है तो बी को दिए गए फलन का कोडोमेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए आपको बताता हूँ कि दिए गए फलन का डोमेन वे राशियों का समुच्चय होता है, उन राशियों का समुच्चय होता है जिनके लिए कोई दिया गया फलन परिभाषित हो। बस अभी इतना केवल डोमेन समझें। अभी जब रेंज का सवाल मिलेगा तो रेंज का सवाल भी बताऊंगा, और डोमेन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है ये, मैं इसे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा छोटे से क्वेश्चन आपको और बताता हूं अपनी ओर से। इनको भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। जैसे क्वेश्चन है f(x) = 1/x + 2। अगर कोई कहे कि इस फंक्शन का आप डोमेन बताइए, तो डोमेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन कैलकुलेट करने की परिभाषा क्या होती है, समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि x के ऐसे मानों का समुच्चय इसका डोमेन कहलाता है जिनके लिए फलन f(x) परिभाषित हो। बिल्कुल आसान है। फिर से एक बार, x के ऐसे मानों का समुच्चय यानी कि सेट जिनके लिए यह दिया गया फंक्शन डिफाइंड हो, परिभाषित हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की जगह पे -2 रख दिया जाए तो -2 + 2 1/0, यानी कि 1/0 का मतलब ये इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा ये। तो अपरिभाषित x के केवल एक मान के लिए होगा ये, यानी कि -2 के लिए। तो अगर कोई पूछेगा कि इस फंक्शन f(x) का डोमेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा डोमेन ऑफ f = r-2। 2 इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, r-2 यानी कि रियल नंबर से 2 को घटा दिया गया है। इस प्रकार से इसके डोमेन लिखने का तरीका होता है, डोमेन को समझने का तरीका होता है। अगर जैसे मैं एक और क्वेश्चन, ये तो नंबर 1 ले लेता हूँ, नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे f(x) = ले रहा हूँ -3 माइनस क्या प्लस ही रखें अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, -x + 5 -x + 5। आप देखें कि एक ऐसी x का कोई एक ऐसा मान बताएं जिनके लिए कि पूरा डिनोमिनेटर यानी कि हर 0 हो जाए, तो उसको बाहर कर देंगे क्योंकि हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी x के उन मानों को हमको चेक करना है जहाँ पर कि फलन परिभाषित हो जाए, अपरिभाषित ना हो। यानी कि x बराबर अगर हम 5 रख देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, -2 होगा, r-2 यहाँ पे रखेंगे तब ये 0 देगा ना। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, 3/-x + 5 जो हमने लिखा है, तो x = 5 के लिए पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये डोमेन ऑफ f = r-5। और 5 को इस प्रकार से, 5 एक सिंगल एलिमेंट है, सेट के फॉर्म है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। 5 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, बिना कर्ली ब्रैकेट के ये गलत माना जाएगा ऐसे। तो इसका डोमेन आपने देखा कि r-5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस फंक्शन का डोमेन r-2 हो जाएगा। केवल 5 को छोड़ दिया जाए तो इसके लिए 5 के अलावा x का कोई भी मान लेंगे तो f(x) का कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू अवश्य निकलेगा। तो इस प्रकार से डोमेन के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा डोमेन के क्वेश्चंस एक आधा और आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3-x √ के अंदर है ये f(x) = हाँ, विद्यार्थी इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ उसमें जो बात आपको लिखने के योग्य महसूस हो उसको लिख लीजिएगा।
चूँकि ये फंक्शन और रिलेशन के जो टॉपिक होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती है विद्यार्थियों को समझाने के लिए। आप खुद ही इस चीज़ को एहसास कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बोलना पड़ता है, यहाँ पे कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। आप ध्यान दें, मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, f(x = √3 - x) लिखा गया है। इसका डोमेन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? अब यहाँ पे डोमेन का मतलब होगा कि x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित हो, और फलन परिभाषित होने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आगे इमेजिनरी नंबर्स का एक टॉपिक आएगा क्लास 11th में, तब आप बेहतर समझेंगे। लेकिन अभी से समझने का प्रयास करें कि x का मान अगर यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी यहाँ पे अगर निगेटिव रखी जाएगी तो निगेटिव के लिए आप क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो काल्पनिक राशि हो जाती है। तो काल्पनिक राशि से बचना है, काल्पनिक राशि नहीं होना चाहिए। तो x के ऐसे मानों को हम यहाँ पे चुनेंगे जिनके लिए कि ये काल्पनिक ना हो। तो काल्पनिक ना होने के लिए हम यहाँ पे क्या चाहिए हमको, ध्यान दीजिए, 3 - x ≥ 0 चाहिए। इसका मतलब हमें 3 - x का मान 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 ≥ x। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, x को इधर रिप्लेस करेंगे। ये चीज़ें विद्यार्थी अगर पहली बार पढ़ रहे हो 11th के, मैं जानता हूँ आप इनको पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो आप इनसे घबराएंगे नहीं। आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसी वजह से बहुत टाइम ले रहा हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है, आप जानते हैं। इसके पहले सेट के पढ़ाते समय भी मैंने इंटरवल्स की व्याख्या की थी बहुत विस्तार से, और मैंने सब कुछ बताया था ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये x इधर रिप्लेस करेंगे तो ये पढ़ा जाएगा 3 > आर इक्वल टू x, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं x < आर इक्वल टू 3। x का मान 3 या इससे छोटा अगर लिया जाए तो ये फलन का क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। अतः ऐसे लिख देंगे, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन f x < आर इक्वल टू 3 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे -∞ 3, ऐसे -∞ से 3 तक ये इसका डोमेन कहा जाएगा। या फिर ये भी सही है, ये भी यही चीज़, चाहे आप ये लिखें और चाहे आप ये लिखें, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों। तो ये डोमेन कहा जाएगा। x का मान आप देखें 3 से छोटा कुछ भी लें, 3 से छोटा -3 -2 कुछ भी लें, तो हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनने वाली है। तो डोमेन के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी बेहतर सीख चुके हैं। चलिए आगे आपके क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है x² - 4 अपान x² - 5x + 6। x² - 4 अपान x² - 5x + 6। हाँ, विद्यार्थी कई बार बहुत कमज़ोर होते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं उनके समक्ष कि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो बेटा फैक्टराइजेशन की अगर प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप हमसे सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन आपको सीधे बता रहा हूँ। ये न्यूमरेटर यानी कि अंश का फैक्टराइजेशन जो होगा वो x - 2 और x + 2 हो जाएगा, इसको तो सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x - 2 और x - 3। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल फिट है ये, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इससे ये कॉमन क्वांटिटी अंश और हर से कैंसिल्ड आउट हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा x + 2 अपान x - 3। यहाँ पे ध्यान दें कि x + 2 अपान x - 3 ये फैक्टराइजेशन के बाद इतना पार्ट मिला है। अब इसके डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी होशियारी करना चाहता हूँ। यहाँ पे
जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। अपान x माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे ये समझना है कि यहाँ पर डोमेन क्या हो सकता है, या फिर आप इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्वांटिटी ऐसी है जिसके लिए कि ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। ये fx की वैल्यू फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आया है। अगर हम x इक्वल टू 3 रख देंगे 3, तो 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसके अलावा कोई और राशि नहीं है जिसके लिए कि ये पूरा फंक्शन जो है जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर का मतलब जब हर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो उस राशि को, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, डोमेन से बाहर कर देते हैं। बस वही डोमेन कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू r माइनस 3 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा ऐसे। यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये मॉडुलस के फॉर्म में दिया गया है, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 अपान x माइनस 4। इसका डोमेन और रेंज बताना है। मैं इसका डोमेन और रेंज अभी नहीं बताने वाला हूँ और एक्सरसाइज के अंत तक भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आगे जो हैं वो इसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक आध फंक्शन दिया गया है। तो पहले मैं फंक्शन का बेसिक चीज़ बताऊंगा, तब उसके बारे में डोमेन और रेंज विद्यार्थी स्वयं ही समझ जाएगा, या फिर मैं फिर से एक बार यहाँ पे लौट के बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए। बड़े अच्छे प्रश्न है। रेंज ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू 2 माइनस 3x। यहाँ पर x के जो मान होते हैं वो तो डोमेन कहे जाते हैं, और x के सापेक्ष y की जो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं वो रेंज कहे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर फंक्शन कोई भी हो, जैसे x प्लस 2 अपान x माइनस 3 है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं लिखूँगा x इक्वल टू 4 लिखूँगा, तो जो f4 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप देखें 4 2 6 हो जाएगी। f4 की वैल्यू जो 6 हुई, तो इसी हिसाब से यहाँ पे 6 क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा। तो यहाँ पर रेंज, तो आपने रेंज का केवल एक पॉइंट कहा जाएगा, ये रेंज का 6 रेंज का एक पॉइंट है ये। बाकी रेंज इसका जो भी होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इस फंक्शन का आप रेंज बताइए। जैसे हमारे पास है 16 का फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूँ, fx इक्वल टू 2 माइनस 3x। अगर इसके रेंज की बात पूछी जाए तो रेंज इसका पूरा रियल नंबर हो जाएगा। y का कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है, x का अलग अलग मान रखने पर y का कोई भी वैल्यू प्राप्त हो सकती है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आसान है, fx इक्वल टू x। तो इसका रेंज पूरा रियल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, 16 का सेकंड पार्ट, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो 16 के सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। 16 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये फंक्शन लिखा गया है। इम्प्लाइज दैट जिस किसी फंक्शन का हमको रेंज कैलकुलेट करना होता है उसे हम लोग y के बराबर कंसीडर करते हैं। पहले fx बराबर यानी कि y बराबर x के पदों में फंक्शन दिया गया है, y बराबर x के पदों में फंक्शन दिया गया है, तो इससे निकलता है डोमेन। अगर हम x बराबर y के पदों में फंक्शन कैलकुलेट करें तो वहाँ से निकलेगा रेंज। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2
यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसको समझने में, सबके आसान है, सबसे आसान है ये। अब यहाँ पर y के मानों के लिए जिनके लिए कि ये फंक्शन परिभाषित हो जाए, डिफाइंड हो जाए, बहुत आसान होगा ये। देखिए ये मान मुझे हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो मिलना चाहिए, तो बहुत आसान हो गया ये। तो आप देखें यहाँ पर नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 2 आएगी अगर इसको हम 0 के बराबर कंसीडर करेंगे, और हमको चाहिए यहाँ पे y का मान 2 से बड़ा। आप खुद ही देख रहे हैं 2 से बड़े मानों के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा, 2 से छोटे मानों के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा 2 to इनफाइनाइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी को, पूरा 100% समझ में आना चाहिए। भले एक ही 2-4 सवाल आपके यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इसमें 100% समझना है आपको जो भी दिया गया है। आप देखें जो y की वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी, ये y के मान के लिए हमने ये एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे एरो डायग्राम के ज़रिए। अब इसमें आप देखें कि 2 से बड़ा कोई भी मान लेंगे तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो जब x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है तो इसका मतलब ये डोमेन हो जाता है। जब y की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो इसका मतलब वो रेंज हो जाता है। तो इसका मतलब आता है रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 to इनफाइनाइट, और 2 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ऐसी संख्याएं हैं जो कि वास्तविक नहीं मानी जाती हैं। केवल इनफाइनाइट को इमेजिन किया जाता है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं हम। इस वजह से यहाँ पर क्लोज इंटरवल कभी नहीं आ सकता है। तो 2 to इनफाइनाइट ये इस फंक्शन का जो दिया गया फंक्शन है इसका रेंज हो जाएगा। पूर्ण रूप से आपको समझ में आना है, यहाँ पे कोई ऐसी डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर आपको दिखा रहा हूँ 17, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर gx इक्वल टू 2x प्लस 1। तो f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन को ही बता देता हूँ, सब कुछ बिल्कुल आसान है। जैसे f बाई जी एक्स निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। fx इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर और gx लिखा है 2x प्लस 1। अब अगर एक पार्ट इसका है, अगर ऐसे कह दिया जाए कि f बाई जी एक्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा समझने का प्रयास करें। f बाई जी एक्स का मतलब होता है fx बाई जी एक्स कैलकुलेट करना है। fx का मान एक्स स्क्वायर, gx का मान 2x प्लस 1 है। अब इसको आप बस यही हो गया, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, आप खुद ही देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 नंबर है। fx इक्वल टू रूट एक्स, gx x ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित 2 फलन हैं। तो f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, ये सब निकालना है तो आप सीधे निकाल लेंगे। यहाँ पर इस शर्त का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से परिभाषित हैं। चूँकि आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव ही लिया जाता है, वहाँ पे निगेटिव लिया ही नहीं जाता है। तो इसका मतलब इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब तो मैं इसको समाप्त करता हूँ, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस 2-3 जो भी होंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और अगले वीडियो में मैं आपकी बुक में जो भी रिलेटेड फंक्शंस दिए गए हैं मैं उन फंक्शंस पे भी डिस्कशन करने वाला हूँ। थैंक यू।